जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आर प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी हिंदी प्रीवियस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी सीरीज लेकर चल रहे हैं। और इससे प्रीवियस के वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल संबंधी प्रीवियस में जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं पाठ्यक्रम में हैं और जिस प्रकार के भी प्रश्न आए हैं उन पे चर्चा कर चुके हैं। और आज जो हम करने वाले हैं वो आधुनिक काल से संबंधित जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले के जितने भी हैं आपको प्लेलिस्ट में क्रमशः उसको देखना चाहिए, फिर ही आप इसको देखें। तो यहाँ पे देखिए हम जो क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। अभी ये जो 19वीं सदी से अब तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसको अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्म तिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है। तो क्या कहा है, अधिकांश विद्वानों ने इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, तो एक हम जो टॉपिक पढ़ते हैं नामकरण का, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया जाता है। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। जीवनी काल, संस्मरण काल, गद्य काल, पद्य काल। तो इसे क्या कहा जाता है, गद्य काल। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र काल या स्वातंत्र काल के साथ ही आप गद्य काल भी कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो आधुनिक काल है हिंदी साहित्य का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस और अन्य नाम से अभिहित किया है। तो यहाँ पे देखिए जो अन्य नाम है वो गद्य काल नाम है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। तो यहाँ पे बात करें जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि के नाम के तौर पे जाना जाता है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है कि जो ब्रजभाषा है उसके आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जो है, आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य क्या है, हिंडोला हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, कलकशी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व घनाक्षरी, नियम गंगा, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पदावली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो जो जगन्नाथ रत्नाकर हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुआ था। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुआ। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। इनकी उद्धव शतक 1929 प्रौढ़तम काव्य है। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रत्नाकर है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। तो रत्नाकर जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटनी है। अब देखिए उद्धव शतक, गीतावली, रश्मिरथी, भ्रमर गीत, इसमें से जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है उसको छांटना है। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है वो उद्धव शतक है। उद्धव शतक के लेखक कौन है इनमें से। उद्धव शतक के रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सेवाराम। तो उद्धव शतक जो है उसके लेखक हैं रत्नाकर। उद्धव शतक में कितने छंद हैं। तो उद्धव शतक में छंदों की बात करें तो उद्धव में जो 116, 130, 120, 135, तो कितने छंद है उद्धव शतक में। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक, जो राम प्रसाद मिश्रा की उनकी पुस्तक है उनकी अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद है। किसने लिखा है, राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि जो उद्धव शतक है उसमें कितने हैं, 118 छंद है। उद्धव शतक जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है।
इसे कुछ समीक्षक जो है इसको क्या कहते हैं कि ये श्रृंगार काव्य है। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं उद्धव शतक, तो ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। उद्धव शतक में 118 छंद बताया गया। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी खड़ी बोली कविता विरह वर्णन में ये लिखा है और ये भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से किस प्रकार का काव्य है? तो एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। आगे बात करें तो कवि रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। तो किसने? कवि रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। तो रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में कितने काव्य ग्रंथ हैं? हिंडोला भी है, हरिश्चंद्र है, उद्धव शतक है, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। फारसी और संस्कृत की ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर, तो उनकी रचना कौन सी? गंगावतरण पर हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार भी दिया। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए। रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यहाँ पे रत्नाकर कृत गंगावतरण वो किस छंद में लिखा गया? तो रोला। जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण जो काव्य है वो रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कौन सा है? तो इनका प्रिय छंद कवित्व है। तो यहाँ पे देखिए जो रत्नाकर जी हैं इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है। रत्नाकर का जो गंगावतरण है उसके बारे में बारीकी क्वेश्चन जो पूछा गया है कि इनका जो जगन्नाथ दास रत्नाकर का गंगावतरण काव्य है वो रोला छंद में लिखा गया है, लेकिन इनका प्रिय छंद जो है वो कवित्व है। उद्धव शतक की बात करें तो उद्धव शतक की हम लिख्यो है कहा, हम लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहने समय लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो यहाँ पे आप देखिए कि हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है, तो बात तो वही बार बार है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ ये पहली बात किसकी है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये उद्धव शतक से पंक्तियाँ यहाँ पे उद्धृत है। उद्धव के ब्रज पहुँचते ही गोपियाँ जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने की अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं। तो ये जो है भावोत्कर्ष की जो भावभंगिमा है उसको यहाँ पे मतलब कि दिखाता है कि किस तरीके से वो भावनात्मक लगाव की वजह से सब वहाँ पे उमड़ पड़ती है और सब जानना चाहती हैं। तो ये उसी के संदर्भ में बात कही गई है। यहाँ पे देखिए कि जो आधुनिक काल है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन शुरू होता है आधुनिक काल में जब हम पढ़ते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, तो ये क्रमशः जब युग शुरू हो जाता है तो उसमें सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। तो भारतेंदु युग से किस प्रकार के प्रश्न टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं क्वेश्चन? जैसे यहाँ पे देखिए कि पीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया है कि भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? तो ऐसा आपने सुना होगा कि भारतेंदु जी ने खुद एक नाटक में अभिनय किया। ज़्यादातर तो हम जो भी हमारे हिंदी साहित्य इतिहासकार रहे हैं तो साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने एक क्रांति ही लाने का काम किया तो उन्होंने अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है, परंतु ये कहे कि लेखनी चलाने के अलावा उन्होंने खुद को अभिनेता के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो चीज़ भारतेंदु जी के अंदर दिखता है। और भारतेंदु जी ने कौन से नाटक में स्वयं अभिनय किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है, उसमें जानकी मंगल है, बरवे रामायण है, जानकी भरत अंधेर नगरी है। तो यहाँ पे देखिए शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है जानकी मंगल, तो ये भी ध्यान रखना है कि जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था वो नाटक कौन सा था? वो नाटक है जानकी मंगल 1868 में, और किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का। तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक का जो है अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। ये नाट्य गुणों से युक्त और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक, यानी स्वयं अगर भारतेंदु जी की बात करें तो जब उन्होंने इसमें जानकी मंगल में अभिनय किया था शीतला प्रसाद त्रिपाठी वाले में, तो उनका खुद का जो विद्या सुंदर नाटक था वो प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा शुरू हुई उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने स्वयं भाग लिया। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पे यहाँ पे आपको खड़ी बोली के प्रयोग तथा सभी प्रकार के, यानी यहाँ पे देखिए ब्रज भाषा के स्थान पे आपको खड़ी बोली के प्रयोग दिखेंगे तथा सभी प्रकार के जो आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? तो यहाँ पे
काशी में जो नेशनल थिएटर बना था, तो काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? डॉक्टर जगन मोहन सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी में आया हुआ है कि काशी में जो नेशनल थिएटर था, तो काशी की नाट्य संस्था जो नेशनल थिएटर थी, काशी की नाट्य संस्था, इसकी मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन कब किया? 1881 में। तो अंधेर नगरी का मंचन किया इनकी तरफ से 1881 में मंचन किया गया नाट्य संस्था द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। तो इस अभिनय में जो है वो हिस्सा भी लिए थे। तो काशी की नाट्य संस्था है नेशनल थिएटर, उसकी मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो भारतेंदु कालीन जो किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, 100 अजान 1 सुजान, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता। तो यहाँ पे देखिए भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो वह है परीक्षा गुरु। भारतेंदु युग में लेखकों को, जो भी लेखक थे भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा जो है बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से मिली। अंग्रेजी रंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व जो है वो श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो भारतेंदु युग के लेखकों में उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी से मिला। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है। इससे पूर्व कौन सा था? इससे पूर्व श्रद्धाराम फुलौरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो जो भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 अजान 1 सुजान 1892, बालकृष्ण भट्ट कृत तथा चंद्रकांता 1887 देवकी नंदन खत्री कृत उपन्यास है। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो यहाँ पे बात करेंगे ये जो तदीय समाज है, तदीय समाज से किसका संबंध है? केशव चंद्र सेन का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, राजा राम मोहन राय का। तो तदीय समाज से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। यहाँ पे देखिए भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों का मानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ किससे मानते हैं? तो हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्यासुंदर 1867 नाट्य के अनुवाद से होता है। उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी। तो यहाँ पे सब मिला के जो जानकारी दी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कि कैसे वो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत रहे हैं और उन्होंने हिंदी के लिए, भारतेंदु जी ने हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भी हैं, पितामह भी कहे जाते हैं। तदीय समाज की स्थापना भी की। मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था। लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने ही सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि भी दी थी। और हिंदी साहित्य में अगर बात करें तो नाटकों का प्रारंभ उन्हीं से माना जाता है और नाटकों की शुरुआत भी उन्होंने जो की थी वो बंगला के जो है विद्यासुंदर 1867 नाटक से शुरू हुआ और फिर 1868 में कवि वचन सुधा, 76 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाला बोधनी। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो यहाँ पे वापस से क्वेश्चन है कि नवजागरण का जो अग्रदूत है वो हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू मैथिली शरण आचार्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पे देखिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। बात करें अंग्रेज राज सुख साथ सजे सब भारी, पैदन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो भारतेंदु का काल जो था ब्रिटिश औपनिवेशिक काल, तो ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर जो है अंग्रेज लेके जा रहे थे। ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। तो भारतेंदु जी भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही ये सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सबे भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी है।
देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो धन्य भारत भूमि सब रत्नानि के उपजावनी, इस पंक्ति के लेखक इनमें से कौन है? तो लेखक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। भारतीय युगीन कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर उनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजी की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल ये हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र के नब्ज को टटोलने लगे। इसमें अगर बात करें बद्री नारायण चौधरी, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की उपयुक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग यानी भारतीय युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीच वपन का महत्वपूर्ण काम किया। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्तकृत जो भारत भारती है, तो देशभक्ति की भावना हमें कहाँ दिखती है? ये भावना हमको मैथिली शरण गुप्त की जो कृति है भारत भारती में दिखती है। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्णदास की भारत भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। हमारो उत्तम भारत देश, यहाँ पे अगर देखें हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करता है। तो हमारो उत्तम भारत देश, ये काव्य पंक्तियाँ ये राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती हैं। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत के शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। तो एक पंक्तियाँ जो उद्धृत है यहाँ पे, ये प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में ये कहा था कि भारत की शासनाधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ, तो यहाँ पे प्रेमघन जी ने कहा था कि राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नहीं कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति भी आभार प्रकट किया। लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर को सच्ची समालोचना, लाला जो श्रीनिवास दास है उनके संयोगिता स्वयंवर को सच्ची समालोचना किसने की थी? तो सच्ची समालोचना जो है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने की थी। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा, यहाँ पे बात करें हिंदी प्रदीप में, तो हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का भाव प्रतीत हुआ है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा ना मानिए तो एक बात आपसे पूछे, वो ये है कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने से ही वह ऐतिहासिक हो गया है? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दस्तानगों और नाटकों के ढंग में कुछ भी भेद नहीं रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय मात्र के भाव स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे, इन सब बातों का ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य ये है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाम वाले पात्रों को लेकर लिखा गया एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारतीय युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी हैं। इनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा था। पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप अप्रैल 1886 में निकली थी और दूसरी आनंद कादम्बनी में। दोनों समीक्षाएं एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थी। इसका एक प्रमाण ये भी है कि आनंद कादम्बनी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का पहला हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखकों के नाम उल्लेख नहीं है, जिससे ये अनुमान होता है कि ये समीक्षाएं स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक है समस्या पूर्ति मंजरी। बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए क्या लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने जो किशोरी गोस्वामी की कविता पुस्तक है समस्या पूर्ति मंजरी, उसकी हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए ये लिखा था कि इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की ना हो तो थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक एक कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में ही यह लिखा था,
देशोपकारी बातें पर यह कविता की जाती तो अधिक लाभ होता। संयुक्ता स्वयंवर के कथोपकथन एक और अलंकारिक है, दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण है। भट्ट जी ने अलंकारिकता पर आक्षेप करते हुए कहा है कि केवल क्लिष्ट श्लेष बोलने से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपको नाटकों को पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थांतर न्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित ना होगा। बात करें आनंद कादम्बिनी में, तो आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित समीक्षा प्रेमघन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्त स्वीकार व समालोचना स्तंभ के तहत की गई है। प्रेमघन ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है, मतलब प्रेमघन ने हिंदी जो प्रदीप है उसकी समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है, नाट्य रचना के बहुतेरे शेष हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाए हैं, अतः उसमें हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं कि जो प्रधान और विशेष है। रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी की किस्म का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया है। इसमें श्रृंगार, हास्य और करुण तीनों रसों का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला है। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी है और पात्रों का आदर्श एवं यथार्थ रूप भी चित्रित है। भारतेंदु का नाटक नील देवी के बारे में विशेष छंद या गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया जिसे पढ़कर कायरों का जी भी फड़क उठता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेघदूत काव्य की जो मेघदूत काव्य है तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। तो मेघदूत जो काव्य है इसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतेंदु के कवियों ने हिंदी और ब्रजभाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए हैं। अब इसमें से देखिए जो राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियाँ हैं जिसमें भावांतर की सरसता शैली की लालित्य शुद्ध ब्रजभाषा सवैया छंद भी है। ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं ऋतुसंहार और मेघदूत विशेष उल्लेखनीय है। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो जो शेक्सपियर है इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो लाला सीताराम ने। देखिए लाला सीताराम जो है इन्होंने शेक्सपियर के कई पुस्तकों का अनुवाद किया है। किसने? लाला सीताराम ने शेक्सपियर के कई पुस्तकों का अनुवाद किया है जिनमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का, घनाक्षरी सवैया में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुत चर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई जैसे बैरगिया नाला। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर, जो गोल्ड स्मिथ है इनकी स्मृति, तो गोल्ड स्मिथ की कृति है ट्रैवलर। ट्रैवल का अनुवाद किसने किया? ट्रैवलर का श्रीधर पाठक ने किया था। श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट, तो श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट डिजेंटेड तथा द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद किस नाम से किया है? तो श्रीधर पाठक ने कालिदास का जो ऋतुसंहार और गोल्ड स्मिथ का जो हर्मिट है तो इसका जो है डेंजटेड तथा द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद एकांतवासी उजड़ ग्राम शांत पथिक नाम से शीर्षक से किया है। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए भारतेंदु का जो खड़ी बोली में रचित जो कविता का संग्रह है, जो कई कविताओं का कलेक्शन होता है, वो उनका प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, फूलों का गुच्छा। तो इसमें देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं, सब में प्रेम लगा हुआ है, परंतु देखिए फूलों का गुच्छा, जैसे ये ऐसे भी याद कर सकते हैं कि खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह कलेक्शन जो होता है वो गुच्छा ही तो होता है, फूल का गुच्छा कई फूलों से मिलकर बनता है। तो इनकी कविताओं का भी संग्रह अगर देखेंगे तो कई जो है फूलों से मिलके बना होगा, यानी कई रचनाओं से मिलके बना होगा, इसीलिए हम कहते हैं कि वो जो है वो कविताओं का संग्रह है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि भारतेंदु जी का जो फूलों का गुच्छा है वो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं? तो इसमें से हमें ये पहचानना, KVS में आया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारतेंदु कालीन कवि कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए जब हरिऔध का नाम आएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध, तो अलग अलग यहाँ पे आप देखिए कि ये जो आप 7 कवियों का समूह को पढ़ते हैं तो वहाँ से हो गए। महावीर प्रसाद द्विवेदी वगैरह द्विवेदी युग में आते हैं। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास।
तो भारतेंदुकालीन प्रमुख कवि कौन है? तो भारतेंदुकालीन जो प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ये सभी हैं। यहाँ पे बात करें कि क्रमशः अगर देखें तो कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा निबंधकार है जो भारतेंदु युग का नहीं है? तो देखिए बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की बात करें तो बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण और माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो कौन सी निबंधकार इसमें है जो भारतेंदु युग के नहीं है, ये बताना है। तो बाल मुकुंद गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद की रचनाएं कौन सी हैं? तो ये द्विवेदी युग के हैं। शिव शंभू का चिट्ठा, चिट्ठे और खत। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन आदि। भारतेंदु जी ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो उनका बलिया का ऐतिहासिक व्याख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है, वो 1884 ईस्वी में है। भारतेंदु जी ने अपना बलिया वाला जो ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था वो कब दिया था? तो उन्होंने बलिया वाला अपना व्याख्यान 1884 में दिया था। हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। जो ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। तो जो इतिहास हिंदी साहित्य में रुचि रखने वाले के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान या बलिया का भाषण कहते हैं। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र जो चंद्रिका पत्रिका थी उसमें दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। एक क्वेश्चन है कि जो समस्या पूर्ति है वो किस युग की विशेषता है? तो विशेषताओं में आता है समस्या पूर्ति, और समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद। तो यहाँ पे देखिए जो समस्या पूर्ति है, समस्या पूर्ति जो है ये भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकृष्ण वर्मा, प्रेमगन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए ही प्रसिद्ध थे। भारतेंदुकालीन कविता की मुख्य विशेषताएं देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद आदि है। भारतेंदु युग के नाटककार हैं, जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग के नाटककार इनमें से कौन है? श्रीनिवास दास, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के इनमें से नाटककार कौन है? भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के लेखकों में कौन कौन? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय है। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त हुआ। उपन्यास के अलावा नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने भरपूर ख्याति अर्जित की। श्रीनिवास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि है। भारतेंदु युग का कौन कवि, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो इसमें ये बताना है कि जो भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग का कौन कवि ऐसा है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों की बात करें तो हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि। अष्टछाप के कवि रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी, चचा हित हरिवंश, भारतेंदु बाबा हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अतः स्पष्ट कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक इनमें से कौन है? गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की जो कारीगरी है उसको समझने वाले लेखक इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बद्रीनारायण भट्ट, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा।
कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की शैली जो है वो सबसे विलक्षण थी। ये किसने लिखा? शुक्ल जी ने लिखा था। उनका बहुत ही प्रसिद्ध जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही जल्दी ये सीरीज लेकर आने वाले हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो समझ के मान के चलिए कि जो आपका एक जो रेफरेंस बुक पढ़ना चाहिए जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। और वो वैसे पढ़ने में 800 पेज से ऊपर के बुक हैं, तो आपको खुद पढ़ने में असुविधा होगी, तो बहुत ही सरलता के साथ हम आपको उसका वाचन अच्छे से करेंगे, तो जल्दी वो सीरीज आएगी। और अभी तो आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जो काफ़ी सीरीज हम असिस्टेंट प्रोफेसर का लेके चल रहे हैं, और यूजीसी नेट का लेके चल रहे हैं, फिर टीजीटी पीजीटी का लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये सब सीरीज आप कंटिन्यू करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्ल जी है, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की जो शैली है वो सबसे विलक्षण थी। क्यों विलक्षण थी? क्योंकि ये गद्य रचना को, जो गद्य लिखना हो, रचना करना, उसको एक कला के रूप में मानते थे, और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांटते थे कि पाठक 1-1.5 कॉलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता। अनुप्रास और अनूठे पद विन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। तो वैसे तो एक गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले कौन थे? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में बताया गया था शुक्ल जी के द्वारा। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। तो भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन प्रेमघन जी के प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा था। तो ये भी समझना है कि प्रेमघन जी ने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है, जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ये है और दूसरा कारण। भारतीय युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो चुका था। भारतीय युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का जो है चयन करना है। तो भारतीय युग के आते आते कह रहे हैं कि हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो चुका था। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है। कथन ए का सही जो व्याख्या कर रहा है कि भारतीय युग के आते आते, आप देखिए जहाँ पहले पत्र पत्रिकाओं की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, तो भारतेंदु जी का आते आते नव जागरण के अग्रदूत थे ही। उनके आते आते ही हिंदी जगत में अनेक पत्र पत्रिकाओं का संचालन शुरू हो गया। और भारतेंदु के जितने भी आपको लेखक हैं, वो लेखक के साथ साथ पत्रकार भी थे। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। तो हमने यहाँ पे जो है आधुनिक काल संबंधी जो है क्वेश्चन शुरू किया था, और करीबन हमने यहाँ पे भारतेंदु युग तक तो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आधुनिक काल में शुरू होने वाला है, वो द्विवेदी युग है। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर वो होता है कि आप लोगों के लिए भी बहुत बोझिल हो जाता है, इसलिए हम द्विवेदी युग को नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। और हिंदी आवर प्राइड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाता है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ वगैरह वहीं प्रोवाइड किया जाता है। साथ में वहाँ पे कमेंट बॉक्स का लिंक खुला होता है, तो आपकी जो भी क्वेरी हो वहाँ पे कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन भी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो आपके आगामी एग्ज़ाम है। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।